हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। कि भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन कैसी है या उसको हम लोग समझते कैसे हैं। ठीक है, कहता है जो हमें स्टडी करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया में, वो फोकस करता है मेनली किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता है एनर्जी एक की कंपोनेंट है किसके लिए? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड हेल्थ एज अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अगर हमें इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो एनर्जी पे ज्यादा फोकस रहेगा। अगर हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर। एनर्जी एज अ की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप सभी को पता है एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक लाइफ लाइन है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, कहता है अगर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर के अंदर एनर्जी है तो हम लोग ट्यूबल्स को ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास जितनी मशीन्स हैं उनसे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम टेरेस्ट्री सेक्टर की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जो तीनों सेक्टर हैं वहां पर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चे, आगे कहता है वो कि उस एनर्जी को हमें पढ़ना है दो तरीके से। एक कमर्शियल एनर्जी क्या होती है, एक नॉन कमर्शियल सोर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कहता है जो कमर्शियल सोर्स होते हैं उनके बारे में कि कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कोयले से बने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। कि जो कमर्शियल एनर्जी है ना, जिसको जो कमर्शियली इस्तेमाल की जाती है, जिसको एक व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो मेनली यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर, फार्म्स के अंदर यहाँ पर उनका इस्तेमाल होता है बच्चे। ठीक है, लेकिन दूसरे टाइप में कहता है जो फायरवुड्स हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, काउ डंक हो गया, हमारे पास ये सब चीजें बच्चे काम करते हैं किस अकॉर्डिंग? कहता है कि ये हमारे लिए है एक नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो इनसे भी निकलती है लेकिन इनका हम कमर्शियली इस्तेमाल नहीं करते। इनको हम मेनली इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड रूप में। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड्स में एज अ कंज्यूमर गुड्स इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं एक बार। हमारे पास इसका डिफरेंस है। कमर्शियल एनर्जी के एग्जांपल कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए हमारे पास, जबकि नॉन कमर्शियल के जो एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। यूज बच्चे, जो कमर्शियल एनर्जी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यूज होती है फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जबकि नॉन कमर्शियल एनर्जी मेनली हाउस होल्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। जो नेचर है उनकी गुड्स का, कहता है कमर्शियल एनर्जी आर ट्रेडेड थ्रू द मार्केट। कि ऐसी गुड्स हमें मार्केट से मिल पाती हैं, जबकि जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है ये प्रोडक्ट हमें विलेजर से जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, फ्री गुड्स हैं। काउ, अब ये थोड़ी है गाय को हम लोग पैसे देते हैं कि आप लोग गोबर कीजिए, नहीं भाई। हम जो खेत के अंदर जाएंगे, जो हमें लकड़ियां मिलती हैं कि पैसे देंगे पेड़ों को, आप हमें लकड़ियां दे दीजिए, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं इनका जो नेचर ऑफ गुड्स है वो भी डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो एनर्जी की टाइप, दो टाइप और बच्चे। ठीक है, जो सोर्सेज हैं वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल था, जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल की जाती है और नॉन व्यावसायिक रूप से। आगे है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास। आप सभी इनको 10th क्लास में भली भांति पढ़ चुके हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं। सबसे पहले कहता है कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के वो होते हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ठीक है, जो जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है उनके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल ऐसे साधन जिनकी हिस्ट्री बहुत थोड़ी है, जिनके बारे में हमें रिसेंट पता चला है, थे तो बहुत पहले से लेकिन हमें उनकी नॉलेज बहुत बाद में मिली है, एक्सप्लोर बाद में किया है उनको। ठीक है, और वो नेचर से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ये भी नेचर से या प्राकृतिक से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और इनका एंडलेस यूज है, ये कभी नहीं खत्म होने वाले। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम इन जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चे, देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वेंशनल सोर्स के साथ। सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल सोर्स में
कोल की बात करते हैं। आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर बिजली प्रोड्यूस करने के लिए कोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसकी हेल्प से हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर पाते हैं। जितने हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, कुछ स्टैट्स हैं। कहता है इंडिया इज रिच इन कोल प्रोडक्शन, भारत कोल की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 1950-51 में जो कोल की प्रोडक्शन थी इंडिया में वो 328 लाख टन थी, जो आज इंक्रीज होके 2015-16 का डेटा है, थोड़ा पुराना डेटा है, वो 328 से इंक्रीज होके 6380 लाख टन हो चुकी है। कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ बच्चे। अप्रोक्स बात करें तो हम लोग ये 6,500 के अप्रोक्स में कहते हैं जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया में वो 67% किसके कंसिस्ट में है, वो कोल से मिलती है हमें। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना देश के अंदर, वो 67% कहां से है, वो कोयले से मिलती है हमें, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज टोटल रिजर्व, भारत के पास 315.14 बिलियन टन का रिजर्व है, किसका, कोयले का। ये हमारे पास रिसेंट डेटा है 31 मार्च 2017 का। और जो कोयला हमें मिलता है उसके दो मेन प्रोड्यूसर हैं इंडिया के अंदर, एक तो गवर्नमेंट एनर्जी है, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, पीएसयू है, कोल इंडिया लिमिटेड, और एक सिंगारनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। तो ये तो बात हम लोगों ने की कोयले की, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी। एक हमारे पास जो कोयला है इसका अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है भाई, स्टील प्लांट्स के अंदर, सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर, रेलवे के अंदर, आप सभी को पता है इंजन को चलाने के लिए, जबकि आजकल तो मेनली बिजली के इंजन आने लग गए हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में, ब्रिक किलन्स में, जो हमारे पास ईंट के भट्टे होते हैं, यहाँ पर इनका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। सेकंड पॉइंट में पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, एनर्जी का, ठीक है। लेकिन हमारे पास पेट्रोलियम उतना प्रचुर मात्रा में नहीं है। हमें पेट्रोलियम के लिए जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, आसपास हमारी कंट्रीज है, अदर कंट्रीज पे, वहां से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो हमारे देश का बिल है ना, ठीक है, जो बिल है सबसे ज्यादा बिल हमारा पेट्रोलियम का ही बनता है बच्चे, ठीक है। और हम इसको अगर अदर कंट्री से लार्ज स्केल पे इंपोर्ट करते हैं। जो अगर हम लोग बात करते हैं अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो कहता है हमारे पास सिर्फ 36 से 38 मिलियन टन का है। लास्ट 7 ईयर का डेटा हमारे पास 2010 से 11 टू 2016-17 का 36 से 38 मिलियन का, ये हमारे पास हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। जबकि कंजम्पशन तो इससे बहुत ज़्यादा है बच्चे, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके गैप की बात करें तो वो समय के साथ इंक्रीज होता जा रहा है बच्चे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बच्चे वही रोड पे व्हीकल की जो स्ट्रेंथ है, जो क्वांटिटी है, वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में गैप हमेशा राइज करेगा, ठीक है भाई। देखो आपसे हमारे पास रिफाइनरीज भी हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है कि आप जहां पर रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है अभी वीडियो को पॉज करके। उस शहर में एक ऑयल की रिफाइनरी है, आप उसकी जगह कहां पर है और उसका नाम क्या है, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग नेचुरल गैस कि नेचुरल गैस कहता है कि कन्वेंशनल, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, ठीक है। इसको रॉ मटेरियल की यूज किया जाता है इनमें, कहां पर, फर्टिलाइजर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और कुकिंग गैस जैसे एलपीजी इन हाउस होल्ड में, ठीक है। जो मेन रिजर्व है हमारे पास नेचुरल गैस के, वो कहां पर है, वो 3-4 जगह हैं हमारे देश के अंदर। मुंबई में है, जहां पर एक बॉम्बे हाई जगह है, उसको बोलते हैं बॉम्बे हाई है। गुजरात के अंदर मिलती है, त्रिपुरा के अंदर मिलती है, जो त्रिपुरा में ब्रह्मपुत्र बेल्ट है ना बच्चे, वहां पर मिलती है हमें वो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स हैं वहां पर मिलती है। ये क्या हमें नेचुरल गैस मिलती है, लेकिन भारत में फिर भी बहुत थोड़ी मात्रा में है। हम फिर भी इसको जो अदर कंट्रीज है, रशिया से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, यहाँ से गैस को मेनली इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है इट इज नोटेड दैट एलपीजी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। आप सभी को पता है एलपीजी भी क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, क्रूड ऑयल का। आप मुझे एक बाय प्रोडक्ट का अभी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे बच्चे कि पेट्रोलियम जेली, ठीक है। आप लोग डेली उसको इस्तेमाल करते हैं, मैं हिंट भी दे रहा हूं, आप सर्दियों में आप इस्तेमाल करते हैं उसको, एक पेट्रोलियम जेली जिसका नाम है कुछ, आप मुझे उसका आंसर देंगे। वो एक क्रूड ऑयल का एक क्या कहते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है बच्चे, जिसको हम लोग हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं। आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कि हमारे पास कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स हैं चीज को लेके, जो हमारे पास जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स है ना, कि कहता है कि जो हमारे पास कोल की सप्लाई है, कोल के रिजर्व्स हैं, वो सिर्फ इतने हैं
कि 125 साल के लिए, सिर्फ 125 साल के लिए, एक सदी के लिए हमारे पास, ठीक है। मतलब बच्चे ये क्या, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब हमें कुछ अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए तो बच्चे आज के टाइम पर सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जबकि अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक अगर हम ऐसे ही कंजम्पशन करते रहे ना, तो आने वाले 25 साल में वो एनर्जी, वो नेचुरल गैस हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का है। हमें ये मेनली दो तीन जगह से मिलती है, थर्मल पावर स्टेशन से और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से, जितने हमारे बिजली के बांध होते हैं, या फिर एटॉमिक पावर स्टेशन से, जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। कहता है आज़ादी के बाद हमारे देश की पॉलिसीज ऐसी बनी कि हम लोगों ने जो हमारी हाइड्रिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो बिजली के बांध है, उन पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट के ऊपर अपने आप को स्विच कर लिया। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप फोकस हटा के थर्मल पावर प्लांट्स पे अपना फोकस ज़्यादा कर लिया, ठीक है। अब कहता है उसके कारण क्या हुआ कि जो ये थर्मल पावर स्टेशन है जिन पे हमने फोकस किया, उसके कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। क्यों होता है भाई? कहता है देखो कि द शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रो टू थर्मल हैज अकर्ड बिकॉज, कारण उसके पीछे वी हैव लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। एक तो हमारे पास कोयले के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है उनको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज थे। अब बात करते हैं हम लोग कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के, जैसे सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, पता नहीं जब पृथ्वी का विनाश होगा तभी खत्म होगी ये। विंड एनर्जी, ये भी कुछ इसी टाइप की एनर्जी है, ठीक है। इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं एनर्जी के। बायोमास एनर्जी है, ठीक है, जो हमें गोबर गैस प्लांट से मिलती है। जियोथर्मल एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, वेव्स एज वेल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवरसीज, जो समुद्र में जो बार बार टेम्परेचर चेंज करता रहता है, टाइड्स आते हैं, थर्मल टाइड्स आते हैं, वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है। विंड मिल्स भी हैं, ठीक है बच्चे। आप मुझे एग्जांपल देंगे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि यहाँ पर हमारे देश में एक राज्य है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। आप मुझे उस स्टेट का कमेंट बॉक्स में नाम देंगे बिना गूगल किए बच्चे, ठीक है भाई। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में डिफरेंस। देखो बच्चे डिफरेंस को आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफ में इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझा चुका हूं कि कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं। फिर भी आप डिफरेंस को एक बार पढ़ लेना, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको डिफरेंस यहाँ पर लिखना है, जबकि मैं आपको पूरे सारे पॉइंट ये जो अलग अलग पॉइंट्स है उनमें समझा चुका हूँ बच्चे, ठीक है। आगे कहता है कि बायोमास, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स हमारे पास बायोमास। कहता है उसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो बायोगैस होता है बच्चे बायो एनर्जी के रूप में, ठीक है, एक बायोमास होता है। अब बायोगैस कौन सी होती है? ये हमें मिलती है मेनली गोबर गैस से, ठीक है। जो रूरल एरियाज में मेनली गोबर गैस प्लांट लगा दिया जाता है, जो काउ डंक होता है, वेस्ट होता है, उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है और वहां से एक एनर्जी की फॉर्म निकलती है जिसको हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। और जो वेस्ट आएगा उस गोबर गैस प्लांट से वो बन जाएगा हमारे लिए खाद, मैन्योर बन जाएगा, ठीक है। कहता है हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए सरकार ने इसके लिए। कहता है टिल 2004 एज मैनी एज 365 लाख बायोगैस प्लांट हैड ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड, कि 2004 तक की बात कर रहा है कि 365 लाख बायोगैस प्लांट हमारे देश में इंस्टॉल्ड हो चुके थे, ठीक है। आज बात करें कि 29 लाख टन ऑफ फ्यूल वुड एवरी ईयर, कि जो बायोगैस प्लांट है ना बच्चे, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जितनी 39 लाख टन एनर्जी हमें जो लकड़ी से मिलने वाली थी ना हर साल, उसके बराबर की एनर्जी वो 365 लाख टन जो बायोगैस प्लांट है, 365 लाख बायोगैस प्लांट है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बायोमास की। कहता है बायोमास क्या है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू प्लांट एंड ट्रीज, जो ट्रीज और प्लांट की हेल्प से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोग्राम टू एनकरेज एफोरेस्ट्रेशन, कि एफोरेस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, जो हमारे पास वनीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए।
हमारे जंगलों को ज़्यादा लगाया जाए। आपको पता है जंगल कट रहे हैं बच्चे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, उसका सुधार करना है हमें। ठीक है, कहता है कुछ टेक्निक्स है हमारे पास बायोगैस प्लांट्स की, बायोमास की, कि ऑब्टेन्ड एज सो फार एज 643 मेगावाट कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ बायोमास एनर्जी हैज बीन इंस्टॉल्ड, कि अभी तक 643 मेगावाट की कैपेसिटी के प्लांट्स अभी तक इंस्टॉल्ड किए जा चुके हैं जो बायोमास की हेल्प से चलते हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि 19,500 मेगावाट की एनर्जी हम लोग बायोमास प्रोग्राम से प्रोड्यूस करें। मतलब अगर हमारे पास जो टारगेट्स हैं उनको अचीव हम लोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सही रास्ते पे जाएंगे और इकोनॉमिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छे रूप से डेवलपमेंट हमारी हो पाएगी। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।